हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों को हम बताएंगे लोकतंत्र। तो क्लास 9 का एक वीडियो बनाए थे पार्ट 1 और आज दूसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं। और दूसरा पार्ट है आप लोगों का समकालीन विश्व में लोकतंत्र। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये लोकतंत्र जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो लोकतंत्र की उत्पत्ति हुई है डेमोक्रेसी शब्द से। डेमोक्रेसी ये ग्रीक भाषा है। ग्रीक भाषा के डेमोक्रेसी शब्द से हुई है। और ये डेमोक्रेसी बना कैसे है, तो डेमोक्रेसी भी दो शब्दों को जोड़ करके बना है। एक होता है डीमोस और एक होता है क्रेटिया। डीमोस और क्रेटिया को जोड़ करके क्या बना है, डेमोक्रेसी। तो डीमोस का मतलब क्या होता है और क्रेटिया का मतलब क्या होता है। डीमोस का मतलब होता है जनता और क्रेटिया का मतलब होता है सत्ता। यानी कि लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र के सरकार की जो सत्ता होती है वो किसके हाथों में होती है, जनता के हाथों में होती है। और ऐसे देश को क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक देश कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि लोकतंत्र का क्या उदाहरण होता है, लोकतंत्र की आप परिभाषा बताइए, तो लोकतंत्र की सीधी सी परिभाषा है कि अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र का उदाहरण दो लोगों ने दिया था, एक अब्राहम लिंकन ने और एक गैटल ने। तो अब्राहम लिंकन ने ये कहा था कि लोकतंत्र जो है वह जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। और गैटल ने क्या कहा था कि देश में प्रशासन व्यवस्था को चलाने के लिए या सत्ता के लिए, शासन का चुनाव करने के लिए देश के सभी नागरिकों को भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। अब हम आप लोगों को बताएंगे, जैसे कि अभी आप लोगों से कह दिया जाए कि लोकतंत्र के कोई दो लक्षण बताइए, तो लोकतंत्र के कई लक्षण, तो उसमें से हम आपको दो लक्षण, जैसे कि पहला अगर ऑप्शन कह दें निर्वाचित प्रतिनिधि। निर्वाचित प्रतिनिधि क्या होते हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि यानी कि ऐसे प्रतिनिधि जो देश के लोगों द्वारा निर्वाचित होते हैं और वही व्यक्ति देश के शासनकाल को या देश के सत्ता को संभालते हैं। और एक होता है, जैसे दूसरा हम आपसे कह दें कि स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका तो स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब ये होता है कि न्यायपालिका, तो आप लोगों को मालूम है कि न्याय, जो लोगों को न्याय देता हो। और स्वतंत्र का मतलब जिसके पास खुली आज़ादी हो, यानी कि वो किसी के दबाव में न हो। तो स्वतंत्र न्यायपालिका यानी कि यह सभी लोगों को
या तो गरीब आदमी हो या तो अमीर आदमी हो, सभी लोगों को क्या करती है, सही न्याय देती है। ये किसी के दबाव में आ करके किसी अच्छे व्यक्ति को मुजरिम करार नहीं दे सकती, नहीं कर सकती है। अगर हम आपसे कह दें कि लोकतंत्र के कितने प्रकार होते हैं, तो लोकतंत्र के 2 प्रकार होते हैं, या कह सकते हैं लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? तो अप्रत्यक्ष, अगर हम कहें कि भारत कैसा लोकतांत्रिक देश है, तो भारत एक अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक देश है। भारत है, अमेरिका है, ऐसे कई भी देश हैं। और अगर प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक देश की बात करें तो प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक देश में जो सूची है उसमें 56 देश आते हैं। जैसे पहले शीर्ष पे है वो है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड क्या है? प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक देश है। और भारत और अमेरिका जैसे कई देश हैं वे अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक देश हैं। तो ये क्यों होता है कि ये प्रत्यक्ष है और ये अप्रत्यक्ष है? तो उसका भी कारण होता है। देखिए, प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक देश वहीं पे हो सकता है जहाँ की आबादी बहुत कम हो। क्यों? इसलिए कि जैसे मान लीजिए भारत में कोई भी काम होता है या कोई बिल पारित होता है या कुछ भी होता है, तो क्या भारत के सभी नागरिक उसमें हिस्सा लेते हैं? नहीं। इसीलिए यह प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक नहीं है। ये प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक कब होता? जब कोई भी बिल पास होता है या कोई भी प्रस्ताव आता और कोई भी काम करने के लिए सभी लोग उसमें भागीदारी लेते अपनी अपनी, तो ऐसे व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था। और ये वही संभव हो सकता है जहाँ की आबादी बहुत कम हो। तो भारत कैसा देश है? एक अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक देश है। अगर हम बात करें चुनाव की, तो भारत में चुनाव किस तरह से होता है? तो भारत में चुनाव जो होता है वो निष्पक्ष ढंग से होता है। निष्पक्ष का मतलब क्या होता है? वो किसी के पक्ष में, चुनाव आयोग किसी के पक्ष में चुनाव नहीं कराता है। भारत के जितने भी वयस्क नागरिक हैं, वयस्क नागरिक का मतलब जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई है। पहले 21 वर्ष था, अब 21 वर्ष से घटा करके कितना कर दिया गया है? 18 वर्ष। तो जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो गई है, ऐसे सभी व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त है और सभी लोग स्वतंत्र रूप से मत दे सकते हैं किसी भी प्रतिनिधि को। अगर हम आपसे कहें कि बताइए वो कौन सा देश है जो सबसे पहला लोकतांत्रिक देश कौन? तो इसका आंसर तो होगा अमेरिका। अमेरिका विश्व का सबसे पहला लोकतांत्रिक देश है। लेकिन अगर देखा जाए तो भारत उससे भी मतलब पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक देश भारत है। कारण ये है कि 1950 में जब भारत एक लोकतांत्रिक देश बना तो यहाँ के सभी लोगों को, जितने भी लोग थे, सार्वभौमिक लोग, यहाँ के रहने वाले सभी लोग जिनकी उम्र 21 वर्ष थी, उनको मत देने का अधिकार प्राप्त था। लेकिन ऐसा अमेरिका में नहीं था। अमेरिका में अश्वेतों को, अश्वेत यानी कि वहाँ के जो काले रंग के लोग रहते थे, उनको मत देने का अधिकार नहीं प्राप्त था। उनको 1965 के बाद
किसी भी चुनाव में मत देने का जो अधिकार है वो प्राप्त हुआ। और ये जो प्रावधान है ये भारत में कब से है? 1950 से ही है। और अमेरिका में कब हुआ? 1965 में। तो उस अगर तरीके से देखा जाए तो उस तरह से तो पूर्ण लोकतांत्रिक देश भारत पहले पे आएगा, लेकिन उसे अमेरिका सबसे पहले लोकतांत्रिक देश माना जाता है। अगर हम आपसे बात करें कि आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे। आर्थिक का मतलब क्या होता है? धन। आर्थिक का मतलब क्या होता है? धन या पैसा। तो आर्थिक स्वतंत्रता यानी कि हम मजदूरी करके या कोई भी काम करके कितना हो भी पैसा कमा सकते हैं, ठीक। हम पे कोई रोक नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइवेट सेक्टर में जो व्यक्ति पैसा ज़्यादा कमाता है उसको सरकार को टैक्स देना पड़ता है, ठीक है ना। कोई भी अमीर आदमी हो, अगर वो अधिक पैसा कमाता है तो उसको सरकार को टैक्स देना पड़ता है। इसके बाद हम आप लोगों को बताए हैं कि लोकतांत्रिक देशों में लोगों को कई अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और संस्कृति का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता और संस्कृति का अधिकार यानी कि इसका मतलब भारत का कोई भी नागरिक, ठीक, भारत का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य का हो वह कोई भी धर्म अपना सकता है या उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। इसके लिए कोई भेदभाव नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें संगठित विरोधी दल की, तो संगठित विरोधी दल भी बहुत ही जरूरी हो। विरोधी दल, विरोधी होना बहुत ही आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? तो उसका भी कारण है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, अकेले कोई काम कर रहा है, कोई ये गारंटी थोड़ी नहीं कि वो सब काम कर रहा है, सब सही ढंग से ही कर रहा है। अगर उसका विरोधी नहीं होगा तो मान लेते हैं कि वो काम अच्छा करता है, तो ये भी तो हो सकता है कि 10 काम में से 1-2 काम गलत कर दे, ठीक। इसीलिए विरोधी का होना भी बहुत जरूरी होता है। अगर वो कोई काम गलत कर रहा है तो विरोधी वहाँ पे उसको अभिक्षण करेगा कि ये काम सही नहीं है, ये काम गलत है। इसी तरह से भारत में भी विरोधी दल का होना बहुत जरूरी है। या किसी भी लोकतांत्रिक देश की हम बात करते हैं तो विरोधी दल होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जिस दल का सत्ता होता है या जो सत्ताधारी होता है उसका विरोध करने के लिए विरोधी दल इसलिए आवश्यक होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी सरकार गलत निर्णय न ले, अगर वो ऐसा करती है तो विरोधी दल उसके खिलाफ खड़े हो सके। और अच्छा काम करती है तब तो ठीक है, लेकिन गलत काम में क्या होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर सरकार सही काम करती है फिर भी विरोधी उसका विरोध करते रहते हैं। तो राजनीतिक क्षेत्र में ऐसा होता रहता है, ठीक ना। लेकिन जो लोग अच्छे लोकतांत्रिक तरीके से रहते हैं, ठीक ना, वो समझते हैं कि लोकतंत्र क्या है, वो ऐसा नहीं करते हैं। अगर कोई भी सरकार, जैसे मान लीजिए नहीं होता है कि कोई विरोधी आदमी है, दूसरे पार्टी का आदमी है, तो ये नहीं सोचेगा कि सरकार गलत काम कर रही है या सही काम कर रही है। गलत कर रही है तो भी सही कर रही है तो अभी बस उसकी गलती निकाला जाता है। अगर अपनी सरकार है तो वो भी गलत कर रही है सही, तो उसको बस हम लोग क्या करते हैं, उसकी सही को देखते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। भारत के प्रत्येक नागरिक को उसका समर्थन करना चाहिए। जो सही है सही है और जो गलत करता है उसका विरोध करना चाहिए। तब जाकर के भारत एक पूर्ण लोकतांत्रिक देश बनेगा, ठीक ना। चूंकि इस समय भारत की लोकतांत्रिक में बहुत ही त्रुटियां आ चुकी हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।